वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में पहले तो हम अपने पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आज के लेक्चर को हम शुरू करेंगे ताकि हम एक फ्लो में चल सकें, एक रिदम में चल सके। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग रेस्पिरेशन को पढ़ा था। नॉर्मल रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इन सभी चीजों को हमने कवर किया था। नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता था? नॉर्मल इंस्पायरेशन में दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती थी ताकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाए और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर घट जाए ताकि हम बाहर से एयर को इंस्पायर कर सकें। कौन कौन सी मसल्स होती थी? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आती थी, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स को बाहर की तरफ पुल करती थी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी जिसके कारण जो रिब्स हैं उनका वॉल्यूम घटता था, जिसके कारण इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाता था, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता था और हम एयर को एक्सपायर आउट कर देते थे। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो काम करते ही थे, उनके साथ तीन और मसल्स काम करती थी। स्केलेनी मसल, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल और एक और मसल जिसका नाम था पेक्टोरालिस। तो इन सभी के कारण रिब्स का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता था, जिसके कारण हम और ज्यादा इंस्पायर कर पाते थे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय क्या होता था? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो थी वो रिब्स को और अंदर लाती थी। उसके बाद क्या होता था? जो हमारी एब्डोमेन की मसल है, जिसके कारण पीछे एब्डोमेन के मसल के कारण, कॉन्ट्रेक्शन के कारण जितना भी एब्डोमिनल कंटेंट है वो ऊपर की ओर धकेल दिया जाता था और वो किससे जाके हमारे जो डायफ्राम है, डायफ्राम को गुंबद के आकार का बना देता था, ताकि डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाएगा तो किसका वॉल्यूम घट जाएगा? हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा और थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के घट जाने के बाद प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर के बढ़ जाने के कारण एक्सपायरेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था, ये एल्वियोलाई होती थी। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का ये स्पेस है, ये एपिथेलियम की मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे क्या होती थी? ये जो कैपिलरीज है इसकी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती थी। इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते थे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इन तीनों को बोलते हैं। इसी के थ्रू ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है और जिसके कारण यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कैपिलरीज में चल जाती है और कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण कैपिलरीज डिफ्यूज करके एल्वियोलाई में चली जाती हैं और यहां से बाहर चली जाती हैं। ठीक है। आज हम लोग लंग्स के डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को देखेंगे कि लंग्स में आखिर अलग अलग काइंड की वॉल्यूम होती है, वो क्या होती है, उनका फिजियोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, यानी कि उसका रेस्पिरेशन से, ब्रीदिंग से क्या मतलब होता है, ब्रीदिंग के टर्म्स में उनका क्या मतलब होता है, आखिर हम उन वॉल्यूम्स को कैसे मापते हैं या उनका डेफिनेशन क्या होता है, इन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में, ये पूरा जो लेक्चर होने वाला है वो टोटली डेडिकेटेड होने वाला है लंग्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज को लेकर। ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, अब तो आप एकदम क्लियर होंगे कि आखिर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या मतलब होता होगा। देखिए, ब्रीदिंग, एक बार इंस्पायर करना और एक बार एक्सपायर करना को वन ब्रीथ बोलते हैं। एक सांस कैसे बोलते हैं? एक बार इंस्पायर करना, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना को हम एक ब्रीथ बोलते हैं। वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन। एक बार सांस लेने और एक बार सांस छोड़ने को हम बोलते हैं एक ब्रीथ। और जो ब्रीदिंग रेट होता है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है, हम 12 से 16 बार, एक एवरेज वैल्यू है, 12 से 16 बार हम एक मिनट में सांस ले सकते हैं। यानी कि अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो नॉर्मल पर्सन एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। और एक ब्रीदिंग का क्या मतलब है? लेना और छोड़ना, दोनों को मिलाकर एक ब्रीथ बोलते हैं। ब्रीद इन और आउट को मिलाकर एक ब्रीथ, सांस लेना और छोड़ना, श्वसन
सांस अंदर लेना और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इन दोनों को मिलाकर, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिलाकर हम एक ब्रीथ बोलते हैं। नॉर्मल पर्सन, a normal person can breathe 12 to 16 times in a minute। यानी कि एक सामान्य इंसान, एक स्वस्थ इंसान, एक हेल्दी इंसान 12 से लेकर 16 बार तक ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है 16 बार तक एक मिनट में। एक मिनट में एक पर्सन 12 से लेकर 16 बार तक ब्रीदिंग कर सकता है। ये हम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मानते हैं। ये हम बता क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी से रिलेटेड जो भी वॉल्यूम्स है इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो एक जनरल नॉलेज है, एक जनरल क्या है, स्टेटमेंट है कि एक नॉर्मल पर्सन, अच्छा, उस पर्सन को किसी भी प्रकार से फिजियोलॉजिकल कोई भी इश्यू नहीं है। मान लीजिए इस पर्सन को किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगी है, या उस पर्सन को किसी भी प्रकार से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि डर लगने पर क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और उस समय ग्लूकोज टूट रहा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम भाग सकें। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक नॉर्मल पर्सन अगर वो हेल्दी है, उसको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पर्सन एक मिनट में 12 से लेकर 16 बार तक ब्रीद कर सकता है। और एक ब्रीद यानी कि एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ने को हम एक ब्रीदिंग बोलते हैं। एक ब्रीदिंग, वन ब्रीदिंग इज इक्वल टू वन इंस्पायरेशन और वन एक्सपायरेशन। ठीक है, समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है इसको हम देखेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन को मिलाकर एक ब्रीदिंग बोलते हैं, और एक पर्सन एक मिनट में 12 से लेकर 16 बार तक ऐसा कर सकता है। मिटा दूं। अब हेडिंग डाल सकते हैं आप, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। और पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, आराम से ध्यान से देखिए, समझिए, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल इंस्पायरेशन में या नॉर्मल एक्सपायरेशन में, ये सारे टर्म्स हम पढ़ के आए हुए हैं। एक हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन एक बार में एक नॉर्मल ब्रीदिंग के समय एक बार में जितना इंस्पायर कर सकता है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपायर कर सकता है, उसी वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ लंग विच इज इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। volume of lungs which is involved in normal breathing। नॉर्मल ब्रीदिंग से क्या मतलब है? नॉर्मल ब्रीदिंग से मतलब है यानी कि सांस लेने और छोड़ने, इनमें जितना वॉल्यूम ऑफ लंग लगता है या वॉल्यूम ऑफ एयर लगता है, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ध्यान से सुनिए, मत लिखिए, छोड़ दीजिए, मत लिखिए, कॉपी रख दीजिए, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब यह है कि सांस लेते समय हम सामान्य रूप से हम नॉर्मल सांस लेते समय, नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय, नॉर्मल ब्रीदिंग के समय हम एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, एक बार में जितना सांस लेंगे उतना ही सांस हमको छोड़ना भी तो पड़ेगा। हम जितना सांस लेंगे उतना ही सांस हमको छोड़ना भी पड़ेगा अगर हम नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं तो।
फोर्सफुल का भी बात मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से समझिए। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय या नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं या छोड़ते हैं वही टाइडल वॉल्यूम होता है। या इसको हम दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, यानी कि अगर उतना वॉल्यूम एयर का उतना वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय हम लेते हैं या छोड़ते हैं वही टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम का जो क्या बोलते हैं, एक सामान्य इंसान के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है 500 ml। 500 ml इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक इंसान एक बार में 500 ml ऑफ वॉल्यूम सांस लेगा या छोड़ेगा नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय। टाइडल वॉल्यूम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग यानी कि इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन में। वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है 500 ml। एक बार में हम सांस ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हम इसको इस तरह से ले, ऐसे अगर हम इसका एक ग्राफ खींचने का कोशिश करें तो ग्राफ अगर हम खींचे, अगर हम टाइडल वॉल्यूम के लिए ग्राफ खींचने का कोशिश करें, ग्राफ खींचने का, ये है ml, वॉल्यूम इन ml। ये क्या है, वॉल्यूम इन ml। ये हम सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम सांस ले रहे हैं और ये हम सांस छोड़ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। आई यानी कि इंस्पायरेशन, वी मतलब एक्सपायरेशन। इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एयर का उतना वॉल्यूम होता है जितना हम सांस ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय। और इस वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो होता है 500 ml, यानी कि हम एक बार में 500 ml एयर सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। 500 ml एयर सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml, 500 ml। और इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे वाले वॉल्यूम पे चलेंगे। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दूं, टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स विच इज इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीदिंग। हमारे लंग्स में जो भी वॉल्यूम, अच्छा लंग्स में वॉल्यूम कहाँ पे है, लंग्स में हमारे बहुत सारे एल्वियोलाइज हैं, उनमें वॉल्यूम्स पाई जाती हैं। उनमें जो खाली जगह है वही तो वॉल्यूम का काम करेंगी, उनमें जो खाली जगह है वही तो वॉल्यूम का काम करेंगे। लंग्स में एल्वियोलाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शियरी ब्रोंकाई है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इन सभी में जो खाली जगह है वही वॉल्यूम का काम करेंगे। वही वॉल्यूम वो एयर को ले जाने और ले आने में मदद कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग समय पर नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय, नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय किन किन वॉल्यूम को कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि सांस लेते समय उन सभी में ऐसा वॉल्यूम जो नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करने में हमको जितना वॉल्यूम लेना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय। अब हम देख रहे हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा हम सांस ले लिए,
टाइडल वॉल्यूम हमने सांस ले लिया, अगर हम टाइडल वॉल्यूम सांस ले लिए तो क्या हम चाह कर उससे ज्यादा सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? आप क्या कीजिए, सांस लीजिए। यानी कि टाइडल वॉल्यूम तक पहुंचने के बाद, टाइडल वॉल्यूम को पार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं, और उसी फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जितनी वॉल्यूम लगती है उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद जितना एक पर्सन जितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है वही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, वही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो भी वॉल्यूम लगती है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद एक पर्सन अगर चाहे तो फोर्सफुली इंस्पायर करके और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, उसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लंग, वॉल्यूम ऑफ लंग, वॉल्यूम ऑफ लंग्स which is involved in forceful inspiration beyond tidal volume। टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद एक पर्सन जितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यानपूर्वक यहां पे समझिए। हम इधर ले रहे हैं, हम इधर वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं इन एमएल में, वॉल्यूम ऑफ एयर इन एमएल। ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिएगा, लिखते बाद में रहिएगा, ठीक है। ये हमने सांस लिया था टाइडल वॉल्यूम में, टाइडल वॉल्यूम में हमने सांस लिया था वी आई इंस्पायरेशन, और हमने क्या कर दिया था? एक्सपायर कर दिया था। उसी समय हमने क्या किया था? हम नॉर्मल जब ब्रीथ करते हैं तो हम इतना सांस लेते हैं, इतना निकाल देते हैं। ये वॉल्यूम है, ये हम किसको दर्शा रहे हैं? ये वॉल्यूम को दर्शा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर। इधर क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। इधर कुछ भी नहीं है, इस एक्सिस में कुछ भी नहीं है, इस एक्सिस में कुछ भी नहीं है। हम इधर सिर्फ ले रहे हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर इन एमएल। यानी कि जो टाइडल वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम के समय हम सांस लेते थे और छोड़ देते थे, ये हो गया एक्सपायरेशन। और इसी को हम बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते थे? टाइडल वॉल्यूम। इसी को हम बोलते थे टाइडल वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते थे? टाइडल वॉल्यूम। लेकिन होगा ये, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं समझाने के लिए। होगा ये कि एक पर्सन ने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया। कितना इंस्पायर करेगा? हम जानते हैं कि एक पर्सन अगर नॉर्मली इंस्पायर कर रहा है तो वो टाइडल वॉल्यूम के जितना इंस्पायर करेगा, और टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता था? 500 ml। यानी कि उसने 500 ml इंस्पायर कर लिया, लेकिन वो देखना चाहता है कि मैं और कितना ज्यादा फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता हूं। टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद मैं और कितना ज्यादा फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता हूं। तो यहां तक तो वो आ ही गया, यहां तक उसने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया। लेकिन एक पर्सन चाहे तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद वो फोर्सफुली और ज्यादा इंस्पायर कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 2500 ml, 2500 ml टू 3000 ml। यानी कि इतना ml एयर वो इंस्पायर कर सकता है, इतना ml ऑफ एयर वो इंस्पायर कर सकता है। इसको अगर हम चाहें तो दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली। हम जबरदस्ती सांस ले रहे हैं, हमने टाइडल वॉल्यूम के जितना सांस ले लिया है, और हम जबरदस्ती सांस लेने का कोशिश करें तो हम 2500 से 3000 ml, यानी कि 2500 से लेकर 3000 ml ऑफ एयर सांस ले सकते हैं जबरदस्ती, और इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। after inspiring tidal volume of
एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली फोर्सफुली यानी कि ऐसा वॉल्यूम जो हम ले सकते हैं, ऐसा वॉल्यूम जो हम सांस के रूप में ले सकते हैं, जो हम सांस के रूप में ले सकते हैं किसको इंस्पायर करने के बाद। यहां तक तो हमने टाइडल वॉल्यूम, ये तो टाइडल वॉल्यूम हुआ, ये तो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम हमने इतना सांस ले लिया। हम ब्रीदिंग में नॉर्मली इतना सांस लेते हैं और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। लेकिन अगर कोई पर्सन चाहे कि हमने सांस लिया, आप सांस लीजिए, आप नॉर्मली सांस लीजिए, क्या कीजिए आप नॉर्मली सांस लीजिए, एक्सपायर कीजिए, कर दिए एक्सपायर, नॉर्मली सांस लीजिए और जहां आपको लगे कि अब सांस छोड़ना चाहिए वहीं से जबरदस्ती सांस लेना, फोर्सफुली सांस लेना शुरू कीजिए। आप जितना फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद जितना आप फोर्सफुली सांस ले सकते हैं वही आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। तो क्या ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सभी के लिए सेम होता है? नहीं, सभी के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग व्यक्तियों में बदल सकता है, 200 ml 300 ml का डिफरेंस पाया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, हम यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं कि एवरेज पर्सन के लिए ये 2500 से लेकर 3000 तक ml पाया जाता है। क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये किसमें, ये वॉल्यूम किसमें है? ये वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर है। ये हम ग्राफ देख रहे हैं, असल में ये वॉल्यूम हमारे लंग्स के भीतर है, असल में ये वॉल्यूम हमारे लंग्स के भीतर है। जब हम जबरदस्ती सांस लेते हैं तब ये उसका उपयोग किया जाता है। मिटाऊं? मिटा दूं? चलिए मिटा रहा हूं। अब हम देख रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिस प्रकार से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता था, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुली हम जितना इंस्पायर कर सकते हैं वही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती थी। लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद एक पर्सन जितना फोर्सफुली एक्सपायर और कर सकता है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप नॉर्मली सांस लीजिए और नॉर्मली सांस छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, नॉर्मली सांस लीजिए छोड़िए। लेकिन छोड़ते समय जहां आपको लगे कि अब हमको सांस लेना चाहिए, आप लीजिए मत, और ज्यादा फोर्सफुली छोड़ना शुरू कर दीजिए, और ज्यादा सांस फेंकना शुरू कर दीजिए। तो होगा ये, तो सबसे पहले आपने जो टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर किए थे उतना आप लेंगे, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे। लेकिन बजाय कि यहां से आप फिर से सांस लें, आप और ज्यादा सांस छोड़ना शुरू कर दे, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड, यानी कि इतना वॉल्यूम जो फोर्सफुली एक्सपायर किया जा सके, किसको एक्सपायर करने के बाद? टाइडल वॉल्यूम को। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हो ही रहा है, टाइडल वॉल्यूम हो रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसको एक्सपायर करने के बाद जितना और ज्यादा एक्सपायर किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लंग which is involved in forceful expiration beyond tidal वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, इसको मैं अभी समझा रहा हूं, फिर से हम उसी ग्राफ पे चलते हैं, हम अपने ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या होता था? टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता था? ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होता था, ये IRV होता था। देखिए, ध्यान से देखिए, हमने टाइडल वॉल्यूम के जितना सांस लिया, हमने कितना सांस लिया? टाइडल वॉल्यूम VI, टाइडल वॉल्यूम के जितना सांस ले लिया, इंस्पायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मिटा दीजिए क्योंकि इसका जरूरी नहीं है।
ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया। हमने टाइडल वॉल्यूम के जितना सांस ले लिया, हमने टाइडल वॉल्यूम के जितना क्या कर लिया, सांस ले लिया। हमने टाइडल वॉल्यूम के जितना सांस ले लिया और छोड़ेंगे भी। अरे टाइडल वॉल्यूम हम नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते 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 हैं। मतलब ये प्रोसेस बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। यानी कि हम, ये रहा टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। तो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपायर आउट कर रहे हैं। लेकिन यहां तक आते आते किसी को लगे कि नहीं, हम देखना चाहते हैं कि और कितना सांस छोड़ा जा सकता है। बजाय ये कि वो व्यक्ति फिर से सांस लेना शुरू करे, उसने और ज्यादा सांस छोड़ना शुरू कर दिया। उसने फोर्सफुली, यहां तक तो नॉर्मली हो रहा था, यहां तक तो पैसिव प्रोसेस, ये तो पैसिव प्रोसेस था, सांस का छोड़ना। नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। लेकिन यहां से उसने फोर्सफुली सांस छोड़ना शुरू किया, फोर्सफुली सांस छोड़ना शुरू किया, फोर्सफुली सांस छोड़ना शुरू किया, तो यहां पे पहुंच गया। यानी कि उसने अपने लंग्स का इतना वॉल्यूम जो था उसने बाहर कर दिया, लंग्स में इतनी जो एयर थी उसने बाहर कर दिया। इसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, टाइडल वॉल्यूम लिया गया, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया गया। यानी कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद एक पर्सन फोर्सफुली जितना एक्सपायर आउट कर सकता है, एक्सपायर आउट कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 1000 ml से लेकर 1100 ml तक। यानी कि एक पर्सन टाइडल वॉल्यूम के बाद, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद वो 1100 ml तक सांस छोड़ सकता है, 1100 ml तक एयर को बाहर निकाल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर का उसके ऊपर का IRV कहां गया, वो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम किसको देख रहे हैं, ERV को देख रहे हैं। ERV ये है एक्सपायरेटरी, ERV। और ये हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं। ये जो एक्सपायर, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है और ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आफ्टर किसके बाद, हम किसके बाद बोल रहे हैं, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम। यानी कि टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल volume of air which can be expired forcefully इज क्या होता है, ये होता है इज ERV। मैं फिर से दोबारा समझा दे रहा हूं। हमने टाइडल वॉल्यूम के जितना इंस्पायर किया और हम टाइडल वॉल्यूम के जितना एक्सपायर करते हैं नॉर्मल, ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद कोई पर्सन जबरदस्ती सांस छोड़ना शुरू कर दे, तो वो ERV, हमारे लंग्स में जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एयर का जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसको भी बाहर निकालना शुरू कर देगा, उसको बाहर निकालना शुरू कर देगा। कितना निकाल सकता है, 1000 से लेकर 1100 ml। आप जबरदस्ती सांस छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद। टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जितना सांस छोड़ सकते हैं फोर्सफुली, दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मिटा दूं इसको, अच्छे से बनाइए उस डायग्राम को। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सपायर किया जा रहा है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली एक्सपायर किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम या रेजिड्यूअल वॉल्यूम, जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं आराम से। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और रेसिड्यू का मतलब क्या हुआ, बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, रेसिड्यूअल वॉल्यूम।
पहले हम अपने ग्राफ को खींच लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ को खींच लेते हैं। देखिए ऊपर हम बना लेंगे, लिख लेंगे। हम यहाँ पे अपने ग्राफ को खींचते हैं। ये होता था अपना टाइडल वॉल्यूम, यह है टाइडल वॉल्यूम। अभी अभी हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी पढ़ लिया है। इसको और पतला बना सकते हैं आप। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक्सपायरिंग, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर मौजूद होती है। हमारे लंग्स में सारी की सारी एयर बाहर जा ही नहीं सकती है, हम ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को भी बाहर निकाल दें तो जो हमारे, देखिए हमारे लंग्स में अंतिम रूप से क्या है, एल्वियोलाई। अगर हम जबरदस्ती का सारा एयर बाहर निकाल देंगे तो एल्वियोलाई पिचक जाएगी। एल्वियोलाई कैसे हो जाएगी, पिचक जाएगी, वो पिचक जाएगी। और पिचक जाएगी तो फिर इसको दोबारा सांस लेने में दिक्कत होने लगा, आदमी मर जाएगा। दिक्कत होगा अलग बात है, आदमी उस समय के लिए मर जाएगा। ब्रीदिंग में इतनी डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी कि आदमी मर जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो लंग्स को खाली नहीं होने देता है, लंग्स को खाली नहीं होने देता है ताकि क्या हो सके, ताकि ब्रीदिंग चलता रहे, ताकि ब्रीदिंग चलता रहे। अगर ये पिचक जाएंगी, एकदम से पिचक जाएंगी, तो होगा ये बाहर से जब एयर आएगी फिर इसको एकदम फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये खुलेंगी, हो सकता है एल्वियोलाई फट भी जाए। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का काम यह है कि चाहे हम कितना भी जोर से एक्सपायर आउट करें, ये हमारे लंग्स में रहेंगी ही रहेंगी। हमारे लंग्स में एक ऐसा वॉल्यूम है, हमारे लंग्स में एयर का एक ऐसा वॉल्यूम है जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में भी बाहर नहीं जा रहा है, उसमें रह रहा है। उसमें किस में रह रहा है, लंग्स के अंदर रह रहा है, लंग्स के अंदर ये रेसिडुअल वॉल्यूम रह रहा है। इसके बाद हमने सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हमने ले लिया, उसके बाद हमने टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, एक्सपायर कर दिया। उसके बाद हम फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करना चाहें तो हम ईआरवी को एक्सपायर कर देंगे। ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, अगर हम इसको चाहें तो एक्सपायर कर देंगे, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए हमारे पास मसल्स है, अगर हम चाहें तो जबरदस्ती एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमने वीई, किसको वीई कर दिया, यानी कि एक्सपायर किसको कर दिया, ईआरवी को। लेकिन ये देखिए, ये जो लंग्स में अभी भी वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक जो वॉल्यूम मौजूद है, जो हम चाह कर भी एक्सपायर नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी एक्सपायर्ड, विच कैन नॉट बी एक्सपायर्ड इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी हम इसको एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इसकी मात्रा होती है, इसकी कितनी मात्रा होती है, 1100 से 1200 ml। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग, air which is present volume of air which is remain in lungs, remain in lungs even after expiring, even after forceful expiration। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये टाइडल वॉल्यूम है, टेवी टाइडल वॉल्यूम, ये ईआरवी है। अगर हम नॉर्मल ब्रीथ करें, नॉर्मल ब्रीथ इन करें और यहां से हम सांस छोड़ना शुरू करें, यहां से अगर हम सांस छोड़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम टीवी टाइडल वॉल्यूम को बाहर छोड़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद अगर हम यहां से फोर्सफुली
फोर्सफुली छोड़ना चाहें तो हम ERV को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर हम छोड़ दें, लेकिन इसके बाद हम इतना सांस को नहीं छोड़ सकते हैं। हम चाह कर भी, हम वॉलेंटरली हम इस सांस को नहीं छोड़ सकते हैं, वो जरूरी भी है। ये लंग्स को कोलैप्स होने से, ये हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, ये हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। प्रिवेंट alveoli from collapsing यानी कि एल्वियोलाई पिचक नहीं जाए, उनमें कोलैप्स नहीं हो जाए, अंदर की तरफ सिकुड़ नहीं जाए, इससे ये बचाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। अच्छा, हम इसको जानबूझकर चाह कर भी, वॉलेंटरली चाहे भी एक्सपायर आउट करने का तो भी नहीं कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, we can't expire it out, यानी कि हम इसको चाह कर भी एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो इसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम बोलने का क्या मतलब है, यानी कि ये रहेगा ही। रेसिड्यू यानी कि रिमेनिंग पार्ट, रेसिड्यू यानी कि बचा खुचा पार्ट, ये लंग्स में रहेगा ही। रेसिडुअल वॉल्यूम। मिटाऊं। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर 1 मिनट में इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। 1 मिनट में इन 1 मिनट, इन क्वेश्चन क्या है, इन 1 मिनट what volume of air we inspire, और ध्यान से देखिए इसको इंस्पायर और एक्सपायर इन नॉर्मल ब्रीदिंग। इन 1 मिनट व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर वी इंस्पायर और एक्सपायर इन नॉर्मल ब्रीदिंग। दो चीजों को ध्यान से देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग बोल रहा है और बोल रहा है, इंस्पायर एंड एक्सपायर नहीं बोल रहा है। ध्यान से सुनिए, इंस्पायर एंड एक्सपायर नहीं बोल रहा है, इंस्पायर और एक्सपायर। या तो हम उसको जोड़ेंगे जो हम सांस ले रहे हैं, या उसको जोड़ेंगे जो सांस छोड़ रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को जोड़ना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग यानी कि किसी भी प्रकार से फोर्सफुली नहीं किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग में हम टाइडल वॉल्यूम को लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम को छोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का कितना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और डेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जैसे ही लेक्चर को शुरू किया जा रहा था, मैंने बताया था कि 1 मिनट में एक नॉर्मल पर्सन कितने बार सांस ले सकता है, 12 से 16 बार। यानी कि 1 मिनट में एक नॉर्मल पर्सन कितने बार सांस ले सकता है, 12 से लेकर 16 बार। और अगर अधिकतम लिया जाए तो 16 बार हम सांस ले सकते हैं, 16 बार सांस ले या छोड़ सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, तो होगा ये। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसा वॉल्यूम जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसका वैल्यू कितना होता था, 500 ml। और 1 मिनट में ऐसा हम 12 से 16 बार करते हैं, तो गुना कर दीजिए। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, उसी को मिलाकर ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में। और टाइडल वॉल्यूम में हम लोग 500 ml ऑफ एयर या तो इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। अगर हम सिर्फ 12 को ध्यान में रखें तो हम 12 × 5 = 60, यानी कि 6000 ml ऑफ एयर इनटेक करेंगे या छोड़ देंगे। अगर हम 16 को कंसीडर करते हैं तो हम लोग 8000 ml, यानी कि
6000 से लेकर 8000, 6000 से लेकर 8000 तक ml हम लोग इंस्पायर करते हैं एंड एक्सपायर करते हैं 1 मिनट में। इसी को हम लोग मिनट वॉल्यूम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट वॉल्यूम। इसी को हम लोग मिनट वॉल्यूम बोलते हैं। ध्यान से लिख लीजिए इसको। इसका आंसर होगा 6000 टू 8000 ml मिनट वॉल्यूम। volume of air which is inspired or expired during normal breathing in 1 मिनट, 1 मिनट में ऐसा हम कर पाते हैं। और इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है, जैसा कि हमने अभी अभी निकाल दिया, इसका रेंज होता है 6000 टू 8000 ml, यानी कि 6000 ml से लेकर 8000 ml तक हम एयर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं 1 मिनट में। सिर्फ 1 मिनट में हम इतना एयर लेते हैं और इतना एयर छोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंड भी लिख दें तो ये दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हम सांस ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं, तो ये सीधा 2 गुना हो जाएगा। 12000 ml से लेकर 16000 ml तक हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए आप, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर क्यों कहेंगे? मिटा दूं, ये समझ गए ना? 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं या छोड़ते हैं? 6000 से लेकर 8000 ml तक। और लगाया मैंने, इन 1 मिनट व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर वी इंस्पायर और एक्सपायर इन नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो हम 1 मिनट में, वैसे तो हम 1 मिनट में 12 से लेकर 16 बार तक ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों होते हैं। हमने यहाँ पे या बोला है, एंड नहीं बोला है। अगर हम दोनों को ले लें तो ये सीधा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग हम 24 बार करते नहीं है, लेकिन हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिला दे साथ में। ध्यान से सुनिए, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इस दोनों को हम मिलाकर एक साथ ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग, इसमें भी हम लोग 500 ml टाइडल वॉल्यूम में, इसमें भी 500 ml होता है और इसमें भी 500 ml हम लोग 500 ml इंस्पायर भी करते हैं इन नॉर्मल ब्रीदिंग में। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग टाइडल वॉल्यूम में 500 ml एयर इंस्पायर करते हैं और 500 ml एयर हम लोग एक्सपायर करते हैं, और इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इन दोनों को एक साथ मिलाकर ब्रीदिंग। ऐसा हम लोग कितना बार कर सकते हैं? 12 से लेकर 16 बार तक ब्रीदिंग कर सकते हैं। 1 मिनट में ऐसा कर सकते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और ऐसा ब्रीदिंग हम कितना बार कर सकते हैं? 12 से लेकर 16 बार। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या पूछा है? या तो इंस्पायरेशन या तो एक्सपायरेशन। अगर मैं दोनों को मिला लूं तो इंस्पायरेशन 12 बार इंस्पायर करेंगे और 12 बार एक्सपायर भी तो करेंगे। अरे 12 बार इंस्पायर करेंगे और 12 बार एक्सपायर आउट भी को करेंगे, तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 24 बार हो जाएगा। लेकिन हमको उन दोनों को मिलाना नहीं है। या तो मैंने इंस्पायर बोला है या और मैंने एक्सपायर बोला है। अगर हम इसको भी देखें तो अगर हम 16 बार इंस्पायर कर रहे हैं तो 16 बार ब्रीदिंग में एक्सपायर भी तो करना पड़ेगा। अगर हम 16 को लें तो ये सीधा 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंड लिख दूं तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, और इस क्वेश्चन के सिर्फ इसके बदल जाने से इसका आंसर भी बदल जाएगा। सीधा 2 गुना आंसर हो जाएगा, इंस्पायर और एक्सपायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ध्यानपूर्वक इस चीज को समझ लीजिए। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग अकेले को नहीं बोलते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी। इंस्पायरेशन में अगर हम टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं तो 500 टाइडल वॉल्यूम लेंगे भी, और एक्सपायरेशन में नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग 500 ml ऑफ एयर छोड़ भी देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर इसी को हम 60 से गुना कर दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं 60 से गुना क्यों करना है? क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया 1 मिनट में 12 से 16 बार हो रहा है, और 12 से 16 बार हो रहा है, और एक बार में हम लोग कितना इंस्पायर करते हैं? एक बार में हम लोग 500 इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं। तो यही होगा इंस्पायरेशन का भी और एक्सपायरेशन का भी यही होगा। अगर हम 16 इसका मैक्सिमम लेके चले, अगर हम लोग ऐसा मान ले कि कोई पर्सन 16 बार सांस लेता है या 16 बार सांस छोड़ता है 1 मिनट में, तो उसके लिए ये वॉल्यूम 8000 हो जाएगा। उसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8000, यानी कि 800 ml ऑफ एयर। ये एक रेंज है। ये क्या है? ये एक रेंज है।
यहां से यहां तक एक रेंज है। अब देखिए हम ग्राफ के थ्रू एक बार पूरा समझ लेते हैं, एक बार ग्राफ के थ्रू पूरा समझ लेते हैं, अच्छा से ग्राफ बनाएंगे और उसको पूरा समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर, इधर हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, इधर कुछ भी नहीं ले रहे हैं, इधर सिर्फ ग्राफ आएगा। सबसे पहले हम लोग टाइडल वॉल्यूम बना देते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो सबसे कम होता था 500 ml, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, टाइडल वॉल्यूम के बाद ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV के बाद नीचे, ERV के जो नीचे होता था उसको हम बोलते थे रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि इसको हम लोग एक्सपायर आउट ही नहीं कर सकते हैं। ERV सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम के भी ऊपर पाया जाता था क्या, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर पाया जाता था IRV। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, IRV एकदम मस्त दिख रहा है। देखिए यह है नॉर्मल ब्रीदिंग, हमने सांस लिया छोड़ दिया, सॉरी हमने सांस लिया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, ये है नॉर्मल ब्रीदिंग। और ये टाइडल वॉल्यूम होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 500 ml। अब देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसा होता है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में सबसे पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे, टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर हम लोग IRV लेंगे, ये है IRV, IRV, यानी कि सबसे पहले हमको यहां से यहां तक जाना होगा, यहां से यहां तक। पहले हमको टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करना होगा। सबसे पहले हमको किसको इंस्पायर करना होगा, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करना होगा। उसके बाद जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमको फोर्सफुली IRV को इंस्पायर करना होगा। IRV को क्या करना पड़ेगा, इंस्पायर, ठीक है। TV एंड IRV इन दोनों को इंस्पायर करना पड़ेगा। इसको हम फोर्सफुली कर रहे हैं और इसको नॉर्मली कर रहे हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। अब दो कंडीशन ये है कि अब जब यहाँ पे आप यहाँ से एक्सपायर करना शुरू करेंगे, जब यहाँ से आप एक्सपायर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले किसको एक्सपायर करेंगे, सबसे पहले आप IRV को एक्सपायर करेंगे, ठीक है। आपने इसको एक्सपायर कर दिया, उसके बाद आप किसको एक्सपायर करेंगे, उसके बाद आप टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे, यानी कि आपने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया। ये हुआ नॉर्मल एक्सपायरेशन। यहां तक आते आते आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन को कंप्लीट कर लिया है, यहां तक आते आते आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती सांस छोड़ना चाहें तो आप यहां पे भी आ जाएंगे, यानी कि आप ERV को भी एक्सपायर कर पाएंगे। आप यहां पे आ जाएंगे तो आप ERV को भी एक्सपायर कर पाएंगे। देखिए हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन होता क्या है, अगर हम जबरदस्ती सांस लेना चाहें तो सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम को पूरा करेंगे। टाइडल वॉल्यूम को अगर हमने पूरा कर लिया, उसके बाद हम IRV को लेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मान लीजिए इतना पूरा सांस ले लिए, तो वहां से क्या करेंगे, उसको छोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने जितना फोर्सफुली लिया है उसको हम छोड़ेंगे, उसके बाद हमने टाइडल वॉल्यूम को लिया था, टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे। अगर टाइडल वॉल्यूम के पास आते आते अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं और ज्यादा सांस छोड़ना है, तो आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी छोड़ देंगे। भैया मान लीजिए यहां से आते आते मेरा मन कर रहा है नहीं, अब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे, नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे, तो आप यहां से फिर नॉर्मल ब्रीदिंग चालू कर देंगे। लेकिन यहां के बाद आप जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हैं, जो कि हमारे लंग्स में मौजूद है। अगर हम चाहें तो इसको छोड़ते हैं, नहीं चाहें तो इसको नहीं छोड़ते हैं। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व है, ये होता है हमारे लंग्स में, होता है। अगर हम चाहें तो इसको छोड़े, नहीं चाहें तो इसको नहीं छोड़े। अगर हम जबरदस्ती सांस छोड़ना चाह रहे हैं, अगर हम फोर्सफुली सांस छोड़ना चाहें, फोर्सफुली सांस जबरदस्ती छोड़ने का कोशिश करें, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। और ये होता था रेसिडुअल वॉल्यूम, ये होता था रेसिडुअल RV। तो एक और बात, यहां से एक और बात निकलती है। देखिए टाइडल वॉल्यूम और IRV इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
इंस्पायरेटरी यानी कि हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना मैक्सिमम कितना कैपेसिटी तक सांस ले सकते हैं। हम या तो हम क्या करेंगे, हम टीवी भी ले सकते हैं और आईआरवी को भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों कैपेसिटी दोनों वॉल्यूम मिलकर हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज बनेंगी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये सारा आपने समझ लिया होगा। टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मली सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम जबरदस्ती फोर्सफुली सांस लेना चाहें तो हम ईआरबी तक पहुंच जाएंगे। अगर वहां से हम सांस छोड़ना शुरू करें तो सबसे पहले हम ईआरबी को एक्सपायर आउट करेंगे, उसके बाद हम टीवी को एक्सपायर आउट करेंगे, अगर हम रुक गए तो ठीक है, रुक गए तो फिर ऐसा ब्रीदिंग पे चले आएंगे, अगर नहीं रुके जबरदस्ती सांस छोड़ने की कोशिश किए तो हम ईआरबी को भी एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। ये हमारे लंग्स में होती है, हम वॉलंटरीली भी चाहें तो हम इसको सांस लेकर छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो प्रकार की कैपेसिटीज को समझेंगे। हम इन दोनों कैपेसिटीज को समझ रहे हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि क्षमता, पूरा क्षमता कितना है, हम कितना इंस्पायर करने का पूरा क्षमता कितना रखते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हम इंस्पायर करने का कितना क्षमता रखते हैं। तो हम क्या क्या इंस्पायर कर सकते हैं, आप ध्यान से देख के बताइए। हम टाइडल वॉल्यूम के साथ हम IRV को इंस्पायर कर सकते हैं और यही हमारी क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी इतनी होती है। उसके बाद हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि हम कितना सांस छोड़ सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप ध्यान से देख के बताइए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और ये यानी कि एक्सपायरेशन ये वाला और ये वाला मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इसको और इसको मिलाकर हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टीवी प्लस ERV, ये हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। तो हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और ये वाला मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को मिलाकर, इसको मिलाकर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर हम इसको बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से, नोट डाउन कीजिए। टाइडल वॉल्यूम IRV को मिलाकर हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हम इसको अपने से नहीं चेंज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको कैलकुलेट किया है। अच्छा, जनरली क्या होता है, 500 ml ये होता है, प्लस इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज 2500 से लेकर 3000 तक। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, 3000 से 3500, यानी कि ये मैं इसको बाद में लिख दे रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है। इतना नोट डाउन आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद मैं लिख दे रहा हूं। मिटाऊं। ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, इसका वैल्यू कितना होता था, इसका वैल्यू होता था 1100 से 1200 ml तक। इसको हम एक्सपायर आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर एक्सपायर आउट कर दिया, हालांकि कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कोई ध्यान उतना नहीं करना है कि अगर हम एक्सपायर आउट कर देंगे तो क्या होगा। एक्सपायर आउट करेंगे तो आपका जो क्या है, एल्वियोलाइज है वो पिचक जाएंगी, और वो पिचक जाएंगी तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा, वो पिचक जाएंगी, उनमें सरफेस टेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर उनको पिचक जाएंगी, सट जाएंगी तो फिर उनको खुलने में दिक्कत होगा, फिर जबरदस्ती सांस उधर से खींचना पड़ जाएगा। मिटा दूं। अब देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। हम किसको किसको मिलाकर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल रहे हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर हम बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है,
500 प्लस IRB क्या क्या होता है, IRB 2500 से लेकर 3000 तक होता है, रेंज है ये। अगर हम 500 को इससे जोड़े और इससे जोड़े तो हमारा ये भी रेंज निकल के आएगा 3000 से लेकर 3500 तक रेंज, यानी कि आईसी का जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है उसका रेंज है 3000 से लेकर 3500 ml। उसी प्रकार से अगर हम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दें तो ये आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, ये हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, ये हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। ये तो रहा 500 का 500 ही। ईआरबी कितनी है, 1000 से लेकर 1100 तक, 1000 से लेकर 1100 तक। तो ये कितना रेंज आ जाएगा, ये रेंज आएगा 1500 से लेकर 1600। ठीक है, ये रेंज अपना निकल कर आ रहा है, ये रेंज अपना निकल कर आ रहा है किसका, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको अगर ये लग रहा है कि आखिर हम टीवी एंड आईआरवी को ही मिलाकर क्यों बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि इनको हम सांस में लेते हैं, इनको हम सांस में छोड़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम हम लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाया गया है मेडिकल साइंसेज के द्वारा कि इसी को बोलना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसी को बोलना है। आप इसके बियॉन्ड तो सांस नहीं ले सकते हैं, या इसके बियॉन्ड सांस छोड़ भी नहीं सकते हैं। आप इसके बियॉन्ड सांस छोड़ भी नहीं सकते हैं और इसके बियॉन्ड सांस ले भी नहीं सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है, ये क्या है हमारी कैपेसिटी। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल का मतलब होता है लिविंग। यहां पे वाइटल का मतलब होता है वर्किंग। वर्किंग यानी कि अभी जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। after inspiring tidal volume and IRV maximum volume of air, maximum volume of air which can be expired। यहां पे इस शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्सफुली भी कर सकते हैं। आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड IRV मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड is called what, vital capacity। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए। अब हम फिर से उसी डायग्राम को बना रहे हैं, ये हमारा IRV हो गया, थोड़ा छोटा बना रहे हैं IRV के नीचे टाइडल वॉल्यूम के नीचे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यह रहा हमारा टाइडल वॉल्यूम। हमने टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर किया। देखिए क्या बोल रहे हैं, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड IRV, यानी कि इसको भी इंस्पायर कीजिए, इसको भी इंस्पायर कीजिए, इन दोनों को इंस्पायर कीजिए। आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड IRV मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड। यहां से आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं। आप यहां पे पहुंच चुके, आपने टाइडल वॉल्यूम को भी सांस में लिया, आपने टाइडल वॉल्यूम को भी इंस्पायर किया, आपने IRV को भी इंस्पायर कर लिया। अब यहां पे आप मैक्सिमम कितना सांस छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप IRV को छोड़ेंगे, IRV के बाद आप टाइडल वॉल्यूम को छोड़ेंगे, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी छोड़ सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम बोला गया है, देखिए यहां पे क्या बोला गया है, मैक्सिमम। तो यहां पे आप टाइडल को भी छोड़ रहे हैं, IRV को भी छोड़ रहे हैं एंड ERV को छोड़ रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, IRV, TV एंड ERV। तो होगा ये वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। ये रही हमारी वाइटल कैपेसिटी।
और ध्यान देने लायक बात ये है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारे सांस लेने में मदद करता है, लेकिन उसका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता है, उसका वो सिर्फ लंग्स को इतना ही मेंटेन करता है ताकि लंग्स पिचक नहीं जाए, ताकि लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो एकदम एयर निकल नहीं जाए, पिचक नहीं जाए। लेकिन इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में बस इतनी ही वॉल्यूम काम कर रही है, इसीलिए इसको वाइटल कैपेसिटी, ध्यान से देखिए, इंस्पायरेशन में एक्सपायरेशन में बस ये ही तीनों मिलकर काम कर रही हैं, इसीलिए इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी में अगर आप टाइडल वॉल्यूम को ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद अब जबरदस्ती आईआर भी ले रहे हैं, और उसके बाद मैक्सिमम आप एयर कितना एक्सपायर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एयर आपको सबसे पहले आईआरबी एक्सपायर करना होगा, उसके बाद आप क्या टीवी को एक्सपायर करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे, उसके बाद आप ईआरबी को भी फोर्सफुली, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम दिखा गया है, आप ईआरबी को भी फोर्सफुली एक्सपायर आउट कर सकते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है आईआरबी टीवी प्लस ईआरबी, और इसका भी हम रेंज निकाल लेते हैं। ये होता है कितना? 2500 से लेकर 3000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस इसमें हम कितना जोड़ दें? ये होता है 1000 से लेकर 1100 तक, 1000 से 11। सुनिए, ये एक रेंज है, ये माइनस नहीं है, ये एक रेंज है। तो आप अगर सबसे छोटा वॉल्यूम जोड़ेंगे, वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3000 4000, यानी कि सबसे छोटा वॉल्यूम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4000 ml, से लेकर बड़ा वाला वैल्यू जोड़िए 3500 और ये 1100, 3500 और 1100 4600 हो जाएगा, 4600 ml। तो VC का वाइटल कैपेसिटी का एक रेंज निकल के आ गया, 4000 से लेकर 4600 ml तक वाइटल कैपेसिटी होती है। नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए वाइटल कैपेसिटी को। आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड मिटा दूं मैंने इसको जोड़ा है ना, 3000 3500 और 1100 4600। अब हम टोटल कैपेसिटी में सबको जोड़ दीजिए, बस हो गया टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी में मतलब क्या? लंग्स की टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे तो वो टीवी के बराबर हो जाएगा, वो लगेगा टीवी, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे लंग्स में जितनी एयर फिल की जा सकती है पूरी की पूरी, जितनी भी एयर फिल है वो सारी टोटल कैपेसिटी में आएंगे। यानी कि क्या क्या फिल है? पहले से रेसिडुअल फिल ही है, रेसिडुअल फिल होता ही है, उसको एक्सपायर करने का एक्सपायर करने का कोई मतलब मायने नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। उसके बाद हम क्या फिल कर सकते हैं? उसके बाद उसमें क्या फिल होता है? उसमें फिल होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिल होता है, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम के बाद आईआरवी होता है। यानी कि लंग्स में जितनी भी एयर आ सकती है वो सभी की सभी टोटल कैपेसिटी है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर after inspiring, total volume of lungs, total volume of air after inspiring total volume of air in, यहाँ पे इन लगा दीजिए, इन लंग्स आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी। फिर से इसको ध्यान से समझिए, ये रहा आईआरवी, ये आईआरवी हो गया। आईआरवी के बाद ये थोड़ा सा हम टाइडल वॉल्यूम बना देते हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद ये फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स में टोटल वॉल्यूम, सारा का सारा वॉल्यूम आफ्टर इंस्पायरिंग
टीवी एंड आईआरवी। टीवी को इंस्पायर कराइए, इसको इंस्पायर कराइए, टीवी को, टाइडल वॉल्यूम को और आईआरवी को इंस्पायर कराइए। यानी कि हमने टीवी को सांस ले लिया, ये सांस लिया, हमने इसको भी सांस ले लिया, ये भी इंस्पायर कर लिया। यहां पे पहुंचने के बाद ये सारी की सारी, ये जितने भी लंग्स में एयर, अब जितनी यहां पे ध्यान से सुनिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, लंग्स में एयर की टोटल वॉल्यूम आफ्टर इंस्पायरिंग टीवी एंड आईआरवी, इन दोनों को इंस्पायर करने के बाद, जितनी भी वॉल्यूम्स है उनको जोड़ दीजिए। तो जितनी भी वॉल्यूम्स क्या है, ये है आईआरवी प्लस ये है टीवी, ये क्या है ई आर वी, और ये क्या है, ये है आर वी, रेसिडुअल वॉल्यूम। इन सबको जोड़ दीजिए, आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी, इनको मिलाकर हम बोलेंगे टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी समझ गए होंगे आप। इन सभी का वैल्यू रख के आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद टोटल कैपेसिटी का आप एक रेंज निकाल सकते हैं। आप टोटल कैपेसिटी का एक रेंज निकाल सकते हैं। टोटल कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम को सांस लीजिए, आईआरवी को सांस लीजिए, इन दोनों को सांस लेने के बाद अब जितना, अब लंग्स में जितनी एयर फील्ड है, ये एमएल में है, आप उसको ध्यान से देखिए। तो यहां से यहां पहुंचने के बाद, यहां पे पहुंचने के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर इन एमएल, ठीक है। यहां पे पहुंचने के बाद अब जितनी भी एयर में, लंग्स में जितनी भी एयर है, उन सभी को हम टोटल कैपेसिटी का हिस्सा मानते हैं। टोटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है, आईआरवी को जोड़िए, टीवी को जोड़िए, ईआरवी को जोड़िए एंड आरवी को जोड़ दीजिए। इन सभी को जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो टीसी का रेंज आ जाएगा, यानी कि टोटल कैपेसिटी का रेंज आ जाएगा। अब एक लास्ट है जिसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद आज हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अपने लास्ट वाले टॉपिक को खत्म कर सकें, जिसका नाम है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बता दूं, फंक्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ईआरवी को एंड आरवी को, ईआरवी एंड आरवी को, ईआरवी एंड आरवी को मिलाकर हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं एफ आर सी, एफ आर सी। आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद, इसको एक्सपायर करने के बाद लंग्स में जितनी भी एयर मौजूद होती है, लंग्स में जितनी भी एयर मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम of air, volume of air present in the lungs। तो ये रही हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं एफआरसी। अगर हम इसको ध्यान से देखें, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, आपने सांस लिया और सांस छोड़ दिया, आपने क्या किया, सांस लिया और सांस छोड़ दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, आप यहां से यहां तक जो वॉल्यूम है वो हमारा अभी है, वो हमारे लंग्स के अंदर अभी भी है। यानी कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम को छोड़ भी दे रहे हैं तो यहां तक हमारे लंग्स में एयर मौजूद होता है, और ये दोनों, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एफआरसी। तो एफआरसी को हम इस प्रकार बोलते हैं, लिख सकते हैं ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। अगर हम इसको रेंज वाइज लिखें तो एफ आर सी इज इक्वल टू, अगर हम इसको 1000 से लेकर 1100 प्लस 1100 से लेकर 1200 तक मान लें तो होगा ये हो जाएगी 2100। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2100 से लेकर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300। इतनी होती है एफ आर सी की वैल्यू, हमारी इतने के बीच में
लाई करती है, यानी कि 2100 से लेकर 2300 ml तक के बीच में। हमने लंग कैपेसिटी को पूरे डिटेल में अच्छे से खत्म कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है और लग रहा है मुझे समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप किस में पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आप उनसे वहां पे पूरे अच्छे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत। अच्छा, ये जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है, इसका भी काम होता है प्रिवेंट क्या करती है, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। और ये बफर के रूप में भी काम करती है। बफर के रूप में यानी कि ऐसा नहीं होने देती है कि जब हम सांस लें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एकदम घट जाए। ऑक्सीजन का, क्योंकि हम सांस लेंगे और सांस लेंगे यानी कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से फटाक से किस में चला जाएगा, एल्वियोलाई में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वियोलाइज में जाएगा, और एल्वियोलाइज में जाएगा, वहां से वो किस में डिफ्यूज करना चाहेगा, वो डिफ्यूज करना चाहेगा किस में, कैपिलरीज में। तो अगर इनको हटा दिया जाए तो होगा ये, जैसे ही हम सांस लेंगे फटाक से सारा का सारा ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, सारा का सारा ऑक्सीजन चला जाएगा किसमें, कैपिलरीज में। तो इससे होगा ये, अचानक से पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और अचानक से पार्शियल प्रेशर घटेगा। ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। इसीलिए ये बीच में मौजूद होता है ताकि इतना प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन कर सके, बफर के रूप में काम करता है, एसिडिटी को भी मेंटेन करता है। ये लंग्स को, हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से भी बचाता है। तो आज हमने पूरे लेक्चर में अलग अलग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, उसको खत्म कर लेने दीजिए, नहीं तो होगा ये कि हम उसको अगले लेक्चर में फिर वहीं से शुरू करना पड़ जाएगा। ठीक है, बता दूं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, स्पाइरोमीटर। ये स्पाइरोमीटर क्या होता है, स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट used for measuring pulmonary volume and capacities स्पाइरोमीटर क्या होता है, स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अलग अलग वॉल्यूम्स को, अलग अलग कैपेसिटीज को नापते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि स्पाइरोमीटर से सिर्फ एक वॉल्यूम नहीं नापा जा सकता है। उस वॉल्यूम का नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम हम एक्सपायर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये नहीं माप सकता है। ये एक प्रकार के तकनीक पर काम करता है। इसमें हमको फूंकना पड़ता है, इसमें हमको जोर से फूंकना पड़ता है, और हम फूंकते हैं, छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, हम जबरदस्ती एक्सपायर करने का कोशिश करते हैं। तो होता ये है, एक्सपायर करने का कोशिश करते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम तो एक्सपायर कर जाएंगे, उसके बाद क्या एक्सपायर करेंगे, हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायर कर जाएंगे। लेकिन हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये स्पाइरोमीटर जो होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं नाप सकता है, कैन नॉट मेजर can't measure आर रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग कैन नॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम बिकॉज आरवी कैन नॉट बी एक्सपायर्ड। इसको हम लोग एक्सपायर आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको मापा नहीं जा सकता है। इससे क्या क्या मापा जा सकता है, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी एंड ईआरवी। इसको, इन तीनों वॉल्यूम को नाप सकता है, और इन तीनों वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी कैपेसिटी है उसको नाप सकता है। जिस भी कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, स्पाइरोमीटर उसको नहीं नाप सकेगा। यानी कि ये नाप सकता है, ये किसको नाप सकता है, ये नाप सकता है इन वॉल्यूम्स को नाप सकता है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते थे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इन दोनों को, टीवी को और इसको मिलाकर हम बोलते थे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को कैपेसिटी को नाप सकता है। उसके बाद किसको नाप सकता है, ये वाइटल कैपेसिटी को भी नाप सकता है। वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों आती थी, टीवी, आईआरवी, ईआरवी। यानी कि ये इन टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को, वाइटल कैपेसिटी को और ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को नाप सकता है, लेकिन ये उसको नहीं नाप सकता है जिसमें आरवी आएगा। और आरवी को क्यों नहीं नाप सकता है? क्योंकि आरवी हमारे लंग्स की ऐसी वॉल्यूम होती है जो बाहर एक्सपायर नहीं की जा सकती है। ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, बफरिंग का काम करती है, ये प्रेशर को मेंटेन करती हैं, अचानक से प्रेशर को ऊपर और नीचे नहीं आने देती हैं, प्रेशर के ग्रेडियंट को थोड़ा सा मेंटेन रखती हैं ताकि प्रेशर एकदम से अचानक से झटके से बढ़ नहीं जाए और अचानक से झटके से कम नहीं हो जाए। क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस लिया हुआ सारा का सारा ऑक्सीजन फटाक से किस में चला गया, किस में चला जाएगा, हमारे ब्लड कैपिलरीज में, तो होगा ये कि लंग्स में यानी कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एकदम डिक्रीज कर जाएगा, तो जिसके कारण प्रेशर का बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। इसीलिए कुछ जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में होती है, हम उसको एक्सपायर और जबरदस्ती उसको हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए आरवी को एस्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकती है, बाकी सबको मेजर करती है। टाइडल वॉल्यूम आईआरवी, ईआरवी को मेजर करती है, और क्योंकि इन तीनों को मेजर करती है इसीलिए ये इन तीनों को भी मेजर कर सकती है, क्योंकि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है इन दोनों को मिलाकर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है ईआरवी और टीवी को मिलाकर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, और जो वाइटल कैपेसिटी होती है इन तीनों को मिलाकर वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसीलिए इन तीनों को माप सकता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। ठीक है, आपने इस लेक्चर को इतने देर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहिए। और अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पूरा ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन आ रही है और ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद कैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके वो कैसे हमारे टिश्यूज के पास जा रही है, टिश्यूज में कैसे ऑक्सीजन का वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन होने के बाद कैसे ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जा रही है, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे ब्लड में आ रहा है और ब्लड से कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को भी देखेंगे, जिसके बाद हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरल कंट्रोल को पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो न्यूरली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाता है, न्यूरल कंट्रोल क्या है, इन सभी को पढ़ेंगे। और अंतिम वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यानी कि न्यूरल कंट्रोल, और न्यूरल कंट्रोल के साथ हम डिसीज को भी पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और ये मेरा क्लास 11th का पहला ऐसा चैप्टर है जिसको मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे और फर्स्ट बार पढ़ाकर खत्म किया होगा, और बस 3 लेक्चर हम उससे दूर हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।